वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन। हम आज आप लोग के लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, लेक्चर पीपीटी के माध्यम से। तो आज हम लोग मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल देखने वाले हैं। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल होता क्या है, इसका बेनिफिट्स, और मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या हमको फोकस क्या है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का। तो वो हम लोग शुरू से देखेंगे और उसके बाद फिर एडवांटेज वगैरह क्या होता है ये सब भी हम देखेंगे। ठीक है ना, शुरू करते हैं। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। ठीक है, तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल है क्या, मीनिंग अगर आप देखिए मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या, तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल करता है कि ये एक फिनिश क्वांटिटी और कंप्लीटेड क्वांटिटी कितना होना चाहिए, किस टाइम में, उसका रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, ये सब के साथ डील करता है। इट सेट्स द quantity of each finished product to be completed in each time period of the short range planning horizon। कहता है कि ये एक क्वांटिटी मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एक क्वांटिटी सेट करता है, छोटा छोटा क्वांटिटी सेट करता है, स्मॉल शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, लंबे पीरियड टाइम के लिए भी सेट करता है, मगर उसके साथ साथ ये छोटे पीरियड शॉर्ट टाइम होरिजोन के लिए भी एक क्वांटिटी सेट करता है कि उस टाइम में हमारा प्रोडक्शन कितना होना चाहिए। डिमांड और फोरकास्ट को ध्यान में रखते हुए कितना होना चाहिए, हर टाइम में हमारा प्रोडक्शन का क्वांटिटी कितना होना चाहिए। फिर ये आगे का भी रखता है ध्यान कि इन्वेंट्री लेवल हमको कितना होना चाहिए, ऑर्डर हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, फैक्ट्री में जो मशीन और कैपेसिटी का इंफॉर्मेशन ये रखता है। ये मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का चीज है, और डिटेल में देखते हैं। ये तो मतलब हो गया कि मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का। तो ए मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल is a plan for individual commodity to be produced in each time period, such as production, staffing, inventory, etc. It is usually linked to the manufacturing, where the plan indicates when and how much of each product will be demanded। तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए, अगर हम किसी सिंगल प्रोडक्ट के लिए, सिंगल चीज के लिए, जिसकी कोई इंडिविजुअल कमोडिटीज यहाँ पे बोला है। इंडिविजुअल कमोडिटी का मतलब होता है सिंगल चीज, कोई प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसके लिए अगर मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल हम कर रहे हैं तो हमको सब बात का ध्यान रखना है कि कितना टाइम पीरियड में कितना उसका प्रोडक्शन होगा, कितना होना चाहिए, उसके लिए कितना स्टाफिंग का जरूरत पड़ेगा, इन्वेंट्री उसके लिए कितना का जरूरत पड़ेगा। ये सबका डिटेल रखता है, मैन्युफैक्चरिंग से लिंक्ड है। ये इवन इतना तक करता है कि ये फोरकास्ट को, सेल्स फोरकास्ट को, और मार्केट में क्या कंडीशन है इस प्रोडक्ट का, इंडिविजुअल कमोडिटी जो बना रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से किसी पार्टिकुलर टाइम में, शॉर्ट रेंज में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीना दिन में कितना जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कितना हमको बिक सकता है प्रोडक्ट, कितना मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। ठीक है ना, इन सब बातों का वो ध्यान रखता है। अब कितना मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए या कितना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसके बाद उसके लिए कितना स्टाफिंग का जरूरत होगा, कितना इन्वेंट्री का जरूरत होगा, ये सब उसको मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल सबके साथ डील करता है। उसके साथ साथ और क्या करता है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का फंक्शन है कि बेसिक कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स एंड मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये कम्युनिकेशन स्थापित करता है। तभी ना उसको पता लगेगा कि मार्केट का स्थिति, सेल्स के साथ उसका जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है नहीं बिक रहा है, उसका डिमांड है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो वो सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में एक कम्युनिकेशन स्थापित करता है। ठीक है, और उसके माध्यम से ये एमपीएस अपना प्रोडक्शन शेड्यूल को और अच्छा बनाता है, डायनेमिक प्लान क्रिएट करता है, एग्जैक्ट प्लान क्रिएट करता है कि हाँ इतना प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा और इतना हम बना लेंगे। अगर मान लिया डिमांड घट रहा है तो ज्यादा प्रोडक्ट वो बना के क्या करेगा, उसके यहाँ फालतू में इन्वेंट्री कॉस्ट में जाएगा। मान लिया हमारे यहाँ कोई मारुति अगर कार बनाती है, नई कार लॉन्च करती है, तो मास्टर वो पहले शॉर्ट टर्म के लिए देखेगी कि हमको 1 साल 2 साल में कितना बिकेगा, उसके बाद फिर देखेगी कि ये लॉन्ग टर्म में 10 साल 15 साल में कितना बिकेगा। ठीक है, उस हिसाब से मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल वो लोग करते हैं कि ठीक है, पहले एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि ठीक है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोडक्शन शेड्यूल किया, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल किया।
वो देखा 10 दिन 15 दिन में कितना बिका, अगर उसको लग रहा है कि डिमांड बढ़ रहा है तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल जो है सेल्स डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन में रहेगा। अगर लगेगा उसको कि हाँ बढ़ रहा है हमारा प्रोडक्शन तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ाना चाहिए, अदरवाइज डिमांड आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट हम लोग को देने के लिए रहेगा नहीं। तो वो पहले ही इवन फोरकास्टिंग के द्वारा वो पहले से ही मार्केट में डिमांड बढ़ा नहीं है मगर वो पहले से ही लगता है कि हाँ इस टाइम में जनवरी में डिमांड हमारा बढ़ेगा, तो जनवरी के लिए वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है कि जनवरी में हमको डिमांड बढ़ने वाला है, जनवरी के लिए हम ये प्लान करेंगे, जनवरी में हमारा प्लान ये रहेगा, उसमें हमको प्रोडक्शन कुछ ज्यादा करना है। तो उसके लिए स्टाफिंग का उसको जरूरत पड़ेगा तो उसका रिक्रूटमेंट करेगा कि जनवरी में स्टाफ हमको ज्यादा जरूरत पड़ेगा, इन्वेंट्री ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो वो सब करेगा। इसके अलावा उसको कॉस्ट ज्यादा लगेगी, अगर इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा तो उसका भी इंतजाम वो कंपनी वाला करेगा। तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल ये सब चीज को डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इनपुट क्या है, मार्केट जो इनपुट क्या है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का। ये शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ देता है कि एक्सप्लेन द इनपुट्स टू द एमपीएस या मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का ये सब आपका इनपुट है। सेफ्टी रिक्वायरमेंट, स्पेयर डिमांड, सबसे पहले डिमांड, डिमांड जो होगा वो मास्टर प्रोडक्शन के शेड्यूल जाएगा, उसके अनुसार वो कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए वो देखेगा। फिर इन्वेंट्री लेवल क्या है वहां से भी ये इंफॉर्मेशन लेगा। की कैपेसिटी आपके पास क्या क्या, कंपनी के पास क्या क्या कैपेसिटी है वो देखेगा। कैपेसिटी के मतलब कितना प्रोडक्ट बनाने का कैपेसिटी है, स्टाफिंग है कि नहीं है, टूलिंग और मशीन है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर हमारे पास कितना अवेलेबल है अभी ऑलरेडी ओवर, तो स्पेयर डायमंड डिमांड मतलब अदर डिमांड क्या क्या है। इसके बाद नॉन ऑर्डर मतलब एग्जैक्ट डिमांड हमारे पास कितना अभी आया हुआ है पार्टिकुलर डेट के लिए, किसी डेट के लिए कि हमारे को हमको इस डेट में इतना प्रोडक्ट बना करके देना है। फिर उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट से या अपना फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट से वो देखेगा कि फोरकास्ट डिपार्टमेंट वाला क्या बोल रहा है, वहां से वो इनपुट लेगा कि फोरकास्टिंग का क्या इनपुट है, हमारा सेल्स बढ़ने वाला है या घटने वाला है। अगर बढ़ने वाला है तो इन्वेंट्री लेवल वगैरह ये बढ़ाने का कोशिश करेगा, कैपेसिटी बढ़ाएगा अपना। ठीक है ना, और सेफ्टी रिक्वायरमेंट तो खैर सब चीज में जरूरत होता है। उसके बाद ये सिस्टर प्लांट डिमांड मतलब अगर इसका कोई और ब्रांचेज है वहां पे क्या डिमांडेड है ये सब, या फिर इसका कोई किसी दूसरे कंपनी से कोई टाई अप है तो उसका क्या डिमांड है। ठीक है, वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, हम हमसे कुछ रिक्वायरमेंट है क्या हमारी कंपनी से, तो ये मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल वो देखता है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या चाहिए वहां से भी ये उसको अवेलेबल कराता है। ठीक है, उसके बाद एग्जीबिशन, प्रमोशन, सेल्स एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसका भी देखता है। उसके बाद सेफ्टी और स्पेयर डिमांड है। तो ये सब इसका इनपुट है किसका, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का। नेक्स्ट फंक्शन क्या क्या है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का फंक्शन क्या क्या है। तो मेन फंक्शन 8 को मेन फंक्शन है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, पूछता है कभी कभार कि मेन फंक्शन ऑफ मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। तो ट्रांसलेटिंग द प्रोडक्शन प्लान को ट्रांसलेट करना ये है। उसके बाद सेकेंड में इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव, ट्रांसलेटिंग द प्रोडक्शन प्लान क्या है, ट्रांसलेटिंग द प्रोडक्शन प्लान का मतलब है जो प्रोडक्ट प्लानिंग हम किए हैं प्रोडक्शन के लिए उसको एक्चुअली में लागू करना, उसी को बोलते हैं ट्रांसलेटिंग ऑफ प्रोडक्शन प्लान। ठीक है, और फंक्शन क्या है, इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव शेड्यूल, और कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम शेड्यूल है उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव बेस्ड शेड्यूल हमारे पास अवेलेबल है क्या वो देखना। ठीक है, फिर अगर मान लिया डिमांड बढ़ रहा है या डिमांड घट रहा है तो उसके लिए कौन सा शेड्यूल हमारे पास चीप एंड बेस्ट रहेगा वो हम करने, तो ये सब अल्टरनेटिव शेड्यूल में जाता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है वो सब सब टूल रिक्वायरमेंट, स्टाफिंग वो सब है जरूरत पड़ता है। फैसिलिटेटिंग द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना उसी को बोलते हैं फैसिलिटेटिंग द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इवन हमारा जो प्रोडक्ट है उसका इंफॉर्मेशन भी आम पब्लिक तक या फिर जो डिमांड जो कस्टमर है उस तक पहुंचाना उसी भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है। अगर कोई कस्टमर आपसे कुछ डिमांड रखता है वो भी आप तक पहुंचाना तो वो कितना इजी वे में हो पाता है, तो कस्टमर कितना इजी वे में आपसे कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन आपसे साझा कर सकता है, ले सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, तो वो हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी,
हमारे पास जो प्लांट्स में अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज है, उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, अगर कोई हमारा मशीन आइडियल बैठा है या कोई लेबर आइडियल बैठा है क्या, तो ये सब भी एमपीएस देखता है। अगर है बैठा तो उसका बेस्ट यूज जहाँ पे हो सकता है वो करने का कोशिश करता है। फिर मेक्स योर डिमांड फ्लो स्मूथर, डिमांड का जो फ्लो है स्मूथ बनाने का कोशिश करता है। कि डिमांड का फ्लो स्मूथ कब होगा, जब ये अपना सेल्स एडवर्टाइजमेंट वगैरह बढ़ाएगा। और स्मूथ का मतलब क्या है, वैरी नहीं करे ज्यादा, ये नहीं कि एक दिन डिमांड बहुत ज्यादा है दूसरे दिन डिमांड बहुत कम है, तो वो एमपीएस मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल को वो अफेक्ट करता है। तो ये कोशिश करता है कि डिमांड हमारा जो हो ना रेगुलर हो, स्मूथ हो, उसमें वेरिएशन ज्यादा ना हो, बढ़े जरूर, डिमांड हमारा बढ़े घटे नहीं, मगर स्मूथ हो। ठीक है, ये नहीं कि आज एक दिन में बहुत ज्यादा डिमांड हो गया और फिर दूसरे दिन डिमांड कम हो गया, तो उसको बोलते हैं डिमांड फ्लो स्मूथ करना। ठीक है, फिर कीप्स योर लीड टाइम लो, लीड टाइम का मतलब होता है बेकार टाइम या फिर वैसा टाइम जिस टाइम में आपका कंपनी वर्क नहीं कर रहा हो, आइडियल बैठा हो, मशीन टाइम वगैरह, मशीन लेबर वगैरह आप खाली हाथ बैठा हो, तो वो इसको कम करता है आपका एमपीएस। कैसे कम करता है, क्योंकि ये डिमांड एंड फोरकास्टिंग के माध्यम से कितना प्रोडक्ट बनना है, क्या बनना है, उसको निर्धारित पहले से ही मालूम कर लेता है, पहले से ही कोशिश करता है और उसको मीट करने का कोशिश करता है। तो इसीलिए जितना उसको मशीन का रिक्वायरमेंट रहेगा उतना रखेगा, जितना नहीं रखेगा उसको अलग हटा देगा। उसी तरह से स्टाफिंग, अगर हमको डिमांड ज्यादा है तो स्टाफ लेबर का जरूरत ज्यादा है तो वो ज्यादा रखेगा, नहीं है तो वो कम कर देगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन, तो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइज द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम को अगेन स्टैंडर्डाइज करता है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, और इवन सेल्स और डिमांड फोरकास्टिंग में भी आपको ये स्टैंडर्डाइज करता है कम्युनिकेशन को आपका। नेक्स्ट बेनिफिट्स, एमपीएस का क्या क्या बेनिफिट्स है, तो बेनिफिट्स की बेनिफिट्स आपका रिटेन है, बहुत सारा मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का बेनिफिट्स है। आजकल बहुत जगह जितना कंपनी है सब कोशिश करता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल ही बनाने का, हालांकि सब लोग से नहीं बन पाता है, इतना आसान नहीं होता है करना, मगर फोकस रहता है सबका कि मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल हो, क्योंकि मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल आपका क्या करता है ना, एक तो आपके जो लॉसेस होते हैं उसको घटाता है, और आपके जो रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री वगैरह का जो जरूरत रहता है उसको पहले से ही आपको मालूम रहता है, एमपीएस बता देता है। एमपीएस सिस्टम ये है कि हमको कितना रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है फ्यूचर में और नियर फ्यूचर में, ठीक है, तो ये बता देता है। तो एक एक करके हम लोग बेनिफिट देखते हैं कि इट प्रोवाइड द इफेक्टिव एंड मोस्ट रिलायबल कम्युनिकेशन कंडक्ट विथ कंडक्ट मोस्ट रिलायबल कंडक्ट विथ सेल्स टीम, ठीक है, एंड प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग और सेल्स टीम के साथ इसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, जिससे कि इसका प्रोडक्शन और डिमांड को जो मीट करने का पावर रहता है वो टाइम बहुत इफेक्टिवली ये कर पाता है। दूसरा इफेक्टिवली रिड्यूस द टाइम, इफेक्टिवली रिड्यूस द टाइम इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जो टाइम की जरूरत पड़ता है उसको ये रिड्यूस कर देता है। कैसे रिड्यूस कर देता है, तो सिंपल एमपीएस है, आपको पता रहेगा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग डिमांड कितना होने वाला है, तो उस अनुसार से आप लोग लेबर और फैसिलिटी बढ़ा लीजिएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। शेड्यूलिंग वगैरह को आप लोग रूटिंग वगैरह को सुधारिएगा, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो टाइम है थ्रू आउट द ईयर आपका यूनिफॉर्म रहेगा, इवन टाइम टू टाइम रिड्यूस होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है एमपीएस एक्ट एज एन इफेक्टिव बैरियर अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अनएक्सपेक्टेड मिसहैप, कहता है कि रॉ मटेरियल को खर्चा होने, रॉ मटेरियल के स्टोरेज के लिए ये बहुत कारगर है एमपीएस, क्योंकि अगर हमारे पास एमपीएस नहीं है और हमारे पास कोई फोरकास्ट नहीं है कि आगे डिमांड बढ़ने वाला है, मगर अचानक से डिमांड बढ़ जाए, अचानक से डिमांड बढ़ जाए, तो रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, रॉ मटेरियल घट जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर कुछ वैसा हमारे यहाँ मिसहैप हो गया, मिसहैप का मतलब क्या, अननोन रीजन के कारण, अचानक से कुछ रीजन आने के कारण रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो एमपीएस क्या करता है, कुछ रॉ मटेरियल एज ए बैकअप ये रखता है, तो ये शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल को ना आपको
ये नहीं होने देता। तो दूसरा एमपीएस क्या है ना, ये एक अपना प्लान भी जरूर रखता है। एमपीएस में जैसे आप शेड्यूल को देखे हैं थे पिछला स्लाइड में, आप लोग शेड्यूलिंग प्रोसेस को, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट को ये प्रोड्यूस कैपेसिटी रिक्वायरमेंट को ये देखता है, इसका फंक्शन में से आता है, और अल्टरनेटिव शेड्यूल इसके पास अवेलेबल आता है। तो उसी के अनुसार ये जो है शॉर्टेज रॉ मटेरियल को ओवरकम करता है, हमेशा होने नहीं देता है रॉ मटेरियल को ये शॉर्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट टू द एड्रेस फ्लक्चुएशन इन डिमांड while reduce the wastage of property। जैसे डिमांड को जो है फ्लक्चुएशन को ये पहले से पता कर लेता है और उसके अनुसार ये एडजस्टमेंट करता है ताकि आपका वेस्टेज कम हो। ठीक है ना, कंपनी में वेस्टेज कम हो। ये अगर हमारा डिमांड घट रहा है तो इन्वेंट्री हम ज्यादा काहे रखेंगे, इन्वेंट्री कम करके रखेंगे। अगर डिमांड हमारा बढ़ रहा है तो हम इन्वेंट्री अपना प्रॉपर बढ़ा के रखेंगे। तब वो सब उन सब चीजों से भी आपका ये प्रॉपरली जो वेस्टेज होता है कंपनी में, वो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हम लोग को लगता है वो कम हो जाता है। दूसरा एमपीएस स्मार्टली मैनेज द कॉस्ट इन अकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस ओनर एंड मेक द मोस्ट प्रिसाइज कैलकुलेशन। अपना कैलकुलेशन बहुत प्रिसाइज रखता है। आ गया ना, देखिए रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट को ये मेंटेन रखता है। अपने क्या डिमांड एंड फोरकास्ट के कंबाइंड इफेक्ट को देख करके एमपीएस ऐसा प्लान रखता है कि रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट उसके पास ना तो बहुत ज्यादा घटे और ना तो बहुत ज्यादा बढ़े। ठीक है, तो क्या होता है, रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत ज्यादा रहेगा तो उसको रखने का लिए भी हमको इन्वेंट्री कॉस्ट लगेगा, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल हम एक बार में बहुत सारा ज्यादा मंगा लिए, अब उसको रखेंगे कहाँ, तो रखने के लिए स्पेस चाहिए, उस मटेरियल को मेंटेन करने के लिए फिर अलग से खर्चा चाहिए, उसको फिर गार्ड करने के लिए आपको चाहिए, तो ये सब कॉस्ट में आ जाता है ना। और वो उसको कॉस्ट को रिड्यूस करता है कि एग्जैक्ट टाइम में किस टाइम में कितना रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो एमपीएस अपना प्रोडक्शन प्लान से आप बता देता है आपको। उसके अनुसार वो अलग अलग जो जहां जहां से वो रॉ मटेरियल मंगाते हैं, जिस कंपनी के थ्रू रॉ मटेरियल डीलर के थ्रू, उसके साथ वो उस टाइम के अनुसार वो डील करके रखते हैं। तो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट को ये कभी खत्म होने या रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट का वेस्ट होने नहीं देता है, और प्रिसाइज कैलकुलेशन करके जो रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है उसको होने से ये रोकता है। नेक्स्ट 6 इनहेंस ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एफिशिएंसी आपके प्लांट को बढ़ाता है। ठीक है, प्रोडक्शन रिसोर्सेज वगैरह इसके पास अवेलेबल कराता है। ठीक है, तो आपको एफिशिएंसी आपका बढ़ जाता है। एमपीएस एक्ट एज ए फाउंडेशन टू कंस्ट्रक्ट एंड इम्प्रूव एंड ट्रैक द सेल्स फोरकास्ट। ठीक है, ये ये सेल्स को इम्प्रूव भी करता है, उसको ट्रैक भी करता है और फोरकास्ट भी देखता है। ये तीनों का कंबाइंड इफेक्ट देख करके कितना प्रोड्यूस करना चाहिए प्रोडक्ट ये देखता है। तो ये क्या है, सेल्स का को इम्प्रूव भी करता है, उसको कितना सेल्स हो रहा है उसको ट्रैक भी करता है, उसका डाटा भी रखता है और फोरकास्ट भी करता है। तो ये क्या है, इस सब चीज का फाउंडेशन हो गया। एमपीएस क्या है ना, मास्टर प्लान मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, ये एक तरह से फाउंडेशन है किसका, सेल्स का, फोरकास्ट का और सेल्स के ट्रैकिंग का। नेक्स्ट एमपीएस हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट डिपार्टमेंट को टू रीच इनकम इनकम ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को लाभ प्राप्त करने में उसको सहयोग प्राप्त करता है। नेक्स्ट 9th इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री लेवल को भी ये कैलकुलेट करता है, जस्ट लाइक ये 5th पॉइंट। ये सब 8-9 वो इसका एमपीएस का एडवांटेज था। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का वीडियो शॉर्ट रख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए फिर पीपीटी से आगे का जो सिलेबस है वो आपको लिए लेके आएंगे। ठीक है, तब तक इतना आप लोग पढ़िए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पेपर है, बीच बीच में रिवीजन बहुत जरूरी है, नहीं तो अचानक से बर्डन हो जाएगा। आप लोग यूनिट 4 ये चल रहा है तो यूनिट 3 तक अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा, और यूनिट 4 में भी जितना पढ़ाए हैं वो रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, आज यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं।